अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और कुछ बच्चों के लिए गुड न्यूज़ और कुछ के लिए शायद अभी ये गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आज से बहुत से स्कूल्स खुल रहे हैं। 3 सूबे पंजाब, KP बलोचिस्तान में 5th से 8th तक भी स्कूल्स अब खुल रहे हैं और ऑल्टरनेट डेज पर स्कूल्स खुलेंगे। अब देखते हैं, होपफुली के इंतजाम अच्छे हों और फिर कोरोना के केसेस मजीद ना बढ़ें। मौजें खत्म हुई हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक दिन स्कूल जाना पड़ेगा, एक दिन छुट्टी होगी, लेकिन सिंध ने बहरहाल 28 सितंबर तक का टाइम दिया है कि उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम दूसरे मरहले के स्कूल खोल रहे हैं या नहीं। पंजाब में कल बाकायदा ब्रीफिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि आज से 6 से मैट्रिक तक तमाम बच्चे स्कूल आएंगे ऑल्टरनेट डेज पर। जो भी हाफ क्लास आज आएगी, अगर हाफ कल आएगी, 30 के बाद से तमाम की तमाम क्लासेस खोल दी जाएंगी। सो SOPs को फॉलो करना है और पूरे सूबों में, मैं मुल्क भर में तो नहीं कहूँगी क्योंकि सिंध में नहीं है, लेकिन KP बलूचिस्तान और पंजाब में सूरत हाल क्या है, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। और भी बहुत कुछ है, बताएंगे टॉप स्टोरीज में। सानिया बल्दिया केस 8 साल बाद फैसला आ गया। रहमान भोला और जुबैर छरिया को सजाए मौत। रऊफ सदीकी बरी, हमाद सदीकी और अली हसन कादरी इश्तिहारी करार। सानिया बल्दिया में मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ आरायकारों को सजा काफी नहीं, असल मुजरिमों की भी सजा दी जाए। गम से निढाल बुरसा की अपील। पंजाब बलोचिस्तान खैर पख्तूनख्वा में आज से स्कूल खुल गए। सिंध हुकूमत का 28 सितंबर को क्लासेस लगाने का फैसला। पंजाब में प्राइमरी क्लासेस का आगाज 30 सितंबर से होगा। सऊदी अरब में आज 23 सितंबर को मुमलिकत का कौमी दिन भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की 69वीं सालगिरह आज लाहौर में मनाई जा रही है। तो सबसे पहले हेडलाइंस के बाद हम बात करेंगे। सऊदी अरब में आज 23 सितंबर को मुमलिकत का कौमी दिन भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन शाह अब्दुल अजीज अल सऊद की जानिब से 17 जमादियुल अव्वल 1391 हिजरी को जारी उस शाही फरमान की याद में मनाया जाता है, जिसमें मुमलिकत के बानी ने सऊदी रियासत के तमाम हिस्सों को मुमलिकत सऊदी अरब का नाम देकर यकजा और मुत्तहद कर दिया था। बिल्कुल। मरहूम फरमानवा शाह अब्दुल अजीज आल सऊद ने 21 जमादियुल अव्वल 1351 हिजरी मुताबिक 23 सितंबर 1932 बरोज़ जुमेरात मुमलिकत सऊदी अरब के क़याम के ऐलान का दिन मुल्क का कौमी दिन करार दिया था और तारीखी दिन था। और इसी हवाले से आज पूरी दुनिया में जहाँ पर सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस दिन को मना रहे हैं और पूरी दुनिया से मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ सेलिब्रेशंस होती हैं बाकायदा। कुछ जगहों पर इवेंट्स और फंक्शंस होते हैं, कुछ जगहों पर परेड्स का इनेकाद किया जाता है और अरबिक कल्चर के मुताबिक ये तमाम जो रसूमात हैं और सेलिब्रेशंस हैं ये जारी और सारी रहती हैं। ऑल्दो फायरवर्क्स भी होता है और जदीद तरीके से इसकी पूरी सेलिब्रेशंस भी की जाती हैं। और अभी आप स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से भरपूर तरीके से ये अपना कौमी दिन मना रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात है अबूजर, तो ये ताल्लुक तो हमारा रियासती सतह से लेकर अवामी सतह तक है, क्योंकि मुकद्दस मकामात चूँकि सऊदी अरब में है तो हमारे लिए सऊदी अरब वैसे ही बहुत मोहतरम हो जाता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अगर हम रियासती लेवल पर बात करें तो हमारी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये बड़ी मजबूत दुनिया में नजर आती है। बिल्कुल। और इसकी मिसाल जो है वो हमारी हिस्ट्री में अगर देखें तो तभी मिलती है। दफा, मईशत और तवानाई समेत मुतादिद शोबों में दोनों मुल्क एक दूसरे से भरपूर ताउन करते रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोस्ती और मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद 1951 में होने वाले मुआहदे में शुरू हुई और सऊदी अरब ने 1965 और 71 की जंगों के अलावा साबिक सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में जारियत के वक्त भी पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया था। और इसके अलावा यहीं पर बात खत्म नहीं होती। 1998 में जब एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान को आलमी इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ा था, तब भी सऊदी अरब ने भरपूर मदद की पाकिस्तान की और 1 साल तक पाकिस्तान को 50,000 बैरल यौमिया तेल उधार पर फराहम करता गया। और फिर उसके बाद जब कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, हमें पता है कि सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की बात कर लें, 2010 और 11 के सैलाब की बात कर लें, पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। फिर बराह रास्त माली इमदाद के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सऊदी अरब की तरफ से होती हैं। और रेमिटेंसेज में भी सऊदी अरब का एक बड़ा नंबर है, क्योंकि 27 लाख पाकिस्तानी जो हैं वहाँ रोजगार कमा रहे हैं। और अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पर बात करूं तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको जो सऊदी अरब के विजिट
की जो खुशी है, आप इससे रिलेट करेंगे कि वो कहीं नहीं मिलती। मतलब सऊदी अरब जाकर आपको एक तो अपनायत का एहसास तो होता ही है, लेकिन वैसे ही आपकी खुशी जो है वो आई थिंक 7वें आसमान पर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारे तमाम मजहबी रस्मात हमारी वहाँ पर मुकम्मल होती हैं और हज का फरीज़ा अदा होता है सऊदी अरब में। तो एक तो सऊदी अरब के लिए ये भी बहुत बड़ी और लकी बात है कि उनके ही मुल्क में ये मकामात हैं। इसके अलावा हमारी ये दुआ है कि इसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के हमेशा ताल्लुकात कायम रहें, बेहतर रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोनों ममालिक के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए। आमीन जी आमीन। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो 8 साल कबल पेश आया था। 8 साल के बाद उस सानहे का फैसला सुना दिया गया, लेकिन वो फैसला है क्या? क्या सब मुतमईन है? क्या प्रोसिक्यूशन जो है वो बेहतर अंदाज में हुई? क्या मुतासिरीन के लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया? ये बड़े सवालात। बिल्कुल, ये बड़े सवालात हैं जो कि 8 साल बाद जो फैसला सुनाया गया है, और तारीखी फैसला तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें सजाए मौत भी दी गई है और उम्र कैद की सजाएं भी दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा जो सवालात छोड़ गया है वो ये हैं कि प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक नज़र आई है। इसके अलावा पहले हम लेकिन इस केस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सानिया बल्दिया केस है उसमें रहमान भोला और इसके अलावा जुबैर चरिया को सजाए मौत दी गई है, जबकि रऊफ सिद्दीकी बरी कर दिए गए हैं जिनका एमक्यूएम से ताल्लुक था और मिनिस्टर रहे हैं। शहर काज कराची में दहशतगर्दी के सबसे बड़े साहने का 8 साल बाद तारीखी फैसला आया। सबसे बड़ा सानिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा सानिया पहले नहीं हुआ, खुसूसन कराची की हिस्ट्री में इस तरह से आग लगाई गई। ये आग लगी नहीं है, नेचुरल इंसिडेंट नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था, इसमें इंटेंशनल आग लगाई गई थी। भत्ता ना मिलने पर यह बताया जाता है कि जब फैक्ट्री मालिकान ने इनकार किया तो फैक्ट्री मालिकान तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो मजदूर थे उन बेचारों की ज़िंदगियाँ ले ली गई। 259 लोग इसमें जाँ बहक हुए और उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह उनकी फैमिलीज़ की मुतासिर हुई हैं, इसके लिए मेरे ख्याल में किसी के पास जवाब नहीं है कि 8 साल उनको इंसाफ नहीं मिल सका। किसी के पास अल्फाज नहीं है कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। कल जो डिसीजन सुनाया गया उसमें रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत दी गई। एमक्यूएम के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार को बरी कर दिया गया। अरशद महमूद और फजल अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि अदालती फैसला 247 सफ़ात पर मुश्तमिल था। और इस फैसले में जो गवाहान हैं उनके बयानात भी कलमबंद हुए। ओवर द पीरियड सितंबर 2012 को ये इंसिडेंट पेश आया जिसमें 11 फैक्ट्री में सफा कातिलों ने घनौना खेल खेला। 11 सितंबर को जब ये इंसिडेंट पेश आया और बल्दिया टाउन में वाक़ फैक्ट्री को भत्ता ना देने पर आग लगाई गई। ये बात साबित हो चुकी कि भत्ता मांगा गया था और जब भत्ता नहीं दिया गया तो इसको इंटेंशनल आग लगाई गई। कारखाने में काम करने वाले 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अबूजर सैकड़ों लोग जिंदा जला दिए गए। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में 264 अफराद को जिंदा जलाया गया। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो किस कदर पेन में थे। वो आहो बका जो फैक्ट्री से बाहर आ रही थी, वो चीखो पुकार के हमें बचा लो, और आग लगी थी, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था वहां पर, और वो लोग देखते ही देखते उस आग की नजर हो गए और इस दुनिया से चले गए। और उसका फैसला सुनाया गया 8 साल के बाद, जिसमें सिर्फ 2 लोगों को सजाए मौत, बाकी को शवाहिद ना होने पर बरी कर दिया। और जो चंद अफराद को ये सजाए मौत के अलावा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है उसमें भी बहुत से शवाहिद हैं, अभी भी इकट्ठे होने बाकी थे शायद। लेकिन अगर बात की जाए इस मुकदमे में गवाहों की तो 768 गवाहों के नाम शामिल किए गए थे और 400 से ज़्यादा गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। अब ये जो 400 गवाहों के बयानात थे इस पूरे पीरियड में प्रोसिक्यूशन के दौरान जब चलान होता है उसके बाद तमाम जो एक ट्रायल का तरीकाकार है वो पूरा तो हुआ, लेकिन उसमें 8 साल लग गए। यानी इसके अलावा पैरवी जो की थी इस केस की रेंजर्स प्रोसिक्यूशन ने की थी। 3 तफ्तीशी अफसरान तब्दील हुए थे जबकि 4 सेशन जजेस ने समाज से माजत की थी। अब यहाँ से आप सोचते हैं कि जब माजत कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजूहात हैं। 6 सरकारी वकला ने धमकियों के बाइस मुकदमा छोड़ भी दिया था। 2014 में फैक्ट्री मालिकान अरशद भायला और शाहिद भायला और अब्दुल अजीज अदालती इजाज़त के बाद दुबई चले गए और उसके बाद वो भी वहीं पर मौजूद हैं। 6 फरवरी 2015 को रेंजर्स ने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई और ये बताया गया कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। और अहम वजह मालिकान से मांगा गया 20 करोड़ रुपए का भत्ता था जो देने से इनकार कर दिया। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। फिर 2015 में DIG सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में GIT भी बनाई गई। दुबई जाकर फैक्ट्री मालिक से बात भी की। उसने इकरार
इकरार किया कि जी हाँ मेरे से भत्ता मांगा गया था। उसके बाद JIT ने चालान पेश किया। दिसंबर 2016 में रहमान भोला को बैंकॉक से गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज हुआ, सिटी कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि इंसदाद दहशतगर्दी में ये मुकदमा चलाया जाए क्योंकि ये छोटा मुकदमा नहीं है। लेकिन कोई भी केस जब रेफर किया जाता है स्पेशल कोर्ट में या इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में, तो अबू सर ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि स्पीडी ट्रायल होगा, लेकिन बिल्कुल भी स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ। 8 साल लग गए ये डिसीजन आने में, और अब उस डिसीजन में भी कितने लकुनाज हैं, क्या लोग और विक्टिम्स जो हैं वो इससे अग्री करते हैं या नहीं। री अपील का भी हक ऑब्वियसली मौजूद है, क्योंकि मार्च 2008 में रईस को मलेशिया से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया, और आज ये जो डिसीजन सुनाया गया है, प्रोसिक्यूशन क्या थी, चालान क्या पेश हुए, एक लंबी कहानी है, लेकिन इंसाफ उस तरह से मुझे लगता है लवाहिकीन को 264 अफराद के कत्ल का नहीं मिल सका। बिल्कुल, और इसमें वजह क्या है? ऑब्वियसली ये वजह हमारे कानूनी जो ट्रायल होते हैं उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से एक मुलजिम जो है उसको फ़ायदा पहुंच जाता है। एनीवेज 2020 2 सितंबर को गवाहन के बयानात और वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुकदमे का फ़ैसला महफूज किया था, जो कि अब कल सुना दिया गया है। और ये तमाम सिलसिला जो है जब से ये वाक़या पेश आया 8 साल पहले से, और 8 साल बाद ये मुकम्मल हुआ। अफसोसनाक ये सिचुएशन है, और इस पर तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान के तमाम हल्के वो इस पर बात ज़रूर कर रहे हैं कि एक जानिब तो चलें ठीक है फ़ैसला आ गया है, उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं, फाइनली फ़ैसला आ गया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 8 साल क्यों लगे। फिर उसके बाद ये दूसरा सवाल बनता है कि 8 साल बाद फ़ैसला आया तो जो लोग मुलजिम बरी हुए हैं उनकी क्या वजह है, और फिर ये भी पूछना चाहिए कि जो लोग जिनको सज़ाए मौत नहीं दी गई है उसकी क्या वजह है। मतलब जो लोग जिनको सज़ाएँ मिली क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं, लेकिन एनीवेज कोर्ट का फैसला उसका एहतराम सभी करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उठ रहे हैं। बिल्कुल सही। दानियाल सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, ये जो डिसीजन कल सुनाया गया, आपकी लवाहिकीन से बात भी हुई, जो लोग इसमें जाहिर है कि इसमें शरीक थे, और 8 साल के बाद ये डिसीजन सुनाया गया है, क्या लवाहिकीन मुतमईन हैं? थोड़ी तफसीलात बताइएगा इस हवाले से। जी सीमल, बिल्कुल इस बल्दिया साने बल्दिया फैक्ट्री जिसमें आग लगाई गई 11 सितंबर साल 2012 को 8 साल मुकम्मल होने के बाद लवाहिकीन को इंसाफ की एक किरण नज़र आई थी कि इंतज़ार सही, लेकिन शायद जो जालिम है जिन्होंने ये तमाम तर जुल्म ढाया था उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त फ़ैसला अमल में लाया जाएगा। लेकिन जो 17 सितंबर को फ़ैसला सुनाया जाना था मुअख्खर होकर 22 सितंबर को डेट गई, और गुज़िश्ता रोज़ इसका फ़ैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाया, जिसमें रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया को सज़ाए मौत दी गई, रऊफ़ सिद्दीकी को बरी किया गया, हम्माद सिद्दीकी जो कराची तंजीमी कमेटी मुत्तहदा के सरबराह थे उनको इश्तिहारी मफरूग करार दिया गया। लेकिन जो लवाहिकीन मुतासरीन है उनका ये कहना है कि अदालत का फैसला सर आँखों पे जिनको सज़ा दी गई, सज़ाए मौत दी गई, उम्र कैद दी गई, जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया, वो अपनी जगह सही, लेकिन जो फैक्ट्री मालिकान है उनका असल कसूर है। मुतासरीन के मुताबिक मुतासरीन का कहना है कि जब फैक्ट्री मालिकान को भत्ता तलब किया गया था, जब उनको धमकियाँ दी गई थी कि मुल्ज़िमान जो हैं भत्ताखोर वो फैक्ट्री को आग लगा देंगे मुलाजमीन समेत, तो फिर क्यों मुलाजमीन को ये जो फैक्ट्री मालिकान थे वो बुलाते रहे, खुद फैक्ट्री नहीं आए लेकिन मुलाजमीन आते रहे और आग लगा दी गई। इन मुल्ज़िमान ने 4 दरवाजे थे इस फैक्ट्री के अबूजर सीमल, जिनमें से 3 दरवाजे जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए थे आग लगने से कबल। और दानियाल, ऑब्वियसली ये पूरा प्लान्ड अटैक था जब इन्होंने किया, और इसमें कोई शक नहीं है जब प्लानिंग होती है तो भरपूर तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, किसी ने रोका नहीं और आग लग गई। फिर बाहर निकालने के लिए जो रास्ते थे ये तमाम केस में देखे गए हैं। ये बताएं कि जिन अफराद को कहा गया है कि इश्तिहारी करार दिए गए, हम्माद सिद्दीकी, अली हसन कादरी, इनको कहा गया है कहीं पर भी गिरफ्तार करें, जिंदा या मुर्दा, ये कहाँ पर हैं? कुछ पता है अभी ये किधर गए हैं? जी देखें, जो सिक्योरिटी ज़रा है उनका कहना है कि ये दोनों अफराद जो हैं मुल्क से बाहर हैं और इनकी गिरफ़्तारी के लिए, इनको कानून के शिकंजे में लाने के लिए खुसूसी टीमें जो हैं वो रवाना भी की गई। इंटरपोल से भी राब्ते में है पुलिस हुकाम, FIA हुकाम और दीगर जो दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाने के जो इदारे हैं पाकिस्तान के, वो इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन मुल्ज़िमान को गिरफ्त में लाया जा सके, लेकिन अब तक गिरफ्त में नहीं आ सके। 8 साल का एक तवील अरसा है
जो गुजर गया है, लेकिन जो मुतासरीन है, लवाहिकीन है, उनको गुज़िश्ता रोज़ इंसाफ मिला और उसमें 2 अफराद हैं जिन्हें सज़ाए मौत का ऐलान किया गया। बकिया जो मुल्ज़िमान हैं, चंद मुल्ज़िमान, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि जो मुतासरीन है उनका यही मौक़िफ़ है कि ये अगरचा मुल्ज़िमान मुलव्विस होंगे आग लगाने में, इनका कसूर है, लेकिन फैक्ट्री मालिकान जो हैं जिन्होंने मुलाजमीन की जानों के साथ खेला, जब उनको भत्ता तलब किया जा रहा था साथ। जी, थैंक यू सो मच दानियाल, आपने बात बिल्कुल ठीक की। इस डिसीजन से 2 बड़े अहम सवाल, बहुत से सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन 2 बड़े अहम सवाल अबूजर जो उठ रहे हैं कि फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी, क्या फैक्ट्री मालिकान ने कंपनसेशन प्रोवाइड की है मुतासरीन को या नहीं। दूसरा, इस आग को लगाने के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, प्लानर कौन था, किसके हुक्म पर ये आग लगाई गई, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही। बहरहाल इस पर हम करेंगे। फिलहाल हमें ज्वाइन किया है बल्दिया फैक्ट्री की एक मुतासरा खानदान से ताल्लुक रखती हैं शाइस्ता जी, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो गम है वो चाहे 100 साल गुजर जाएं उसका मदावा नहीं हो सकता, उसके ऊपर तो अफसोस ही किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उम्मीद की किरण ये होती है कि इंसाफ मिल जाएगा। जाने वाले तो चले गए और जन्नतों में अल्लाह ताला उन्हें जगह दे, लेकिन जो इंसाफ है वो क्या आपको लगा कि 8 साल के बाद जो कल अदालत ने फैसला सुनाया उसमें आपको इंसाफ मिल गया है? नहीं, इंसाफ मिला है, थोड़ा, पूरा नहीं मिला। जो भागे हुए जो बाहर, उनको ही मिलना चाहिए, उनको ही पकड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शाइस्ता बीबी, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि जिन लोगों को, जो लोग भाग गए हैं और जिनको सज़ा उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से डिमांड की जा रही थी या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो नहीं मिली। खैर ये भी अभी मामला चलेगा, ऑब्वियसली आगे इसको चैलेंज भी किया जा सकता है फैसले को। ये बताएं कि ये 8 सालों में जो ट्रायल हुआ, जो गवाहान का प्रोसेस था, जब आपको भी बुलाया गया, ये तमाम वाक़या, फैक्ट्री मालिकान कहाँ पर गए, वो यहाँ पर थे नहीं, इस बारे में किसी ने आपसे आके पूछा है, कभी बताया कि आप क्या चाहते हैं, क्या हुआ आपके साथ? नहीं, हमें किसी ने भी नहीं पूछा, ना मालिकान आए, कोई भी नहीं आया, कोई किसी ने भी नहीं पूछा। खुद रोडों पे निकले, प्रेस क्लब गए, बहुत हमने जिद्दोजहद की है, फिर जाके ये 2 मुजरिम पकड़े इन्होंने, जिसको सजाई दी है। अच्छा शाइस्ता जी, ये बताइएगा, ये जो तस्वीर आपने हाथ में पकड़ रखी है ये कौन है और जी ये इस सानहे में शहीद हो गए? ये मेरा बेटा है जी, ये सालिया से कोई बेटा है ये। अच्छा, बेटा है आपका। तो ये कब से मुलाजिम था इस फैक्ट्री में और कितने बच्चे हैं आपके? 8 साल। 8 साल से ही मुलाजिम था। मेरे 5 बच्चे और हैं, मगर इसके जैसा कोई नहीं था। अच्छा शाइस्ता जी, ये जब गया है ना जी, ये माँ की बाप की बहुत खिदमत करता था। मेरे पैर चूम के जाना, काम पे जाता था, बाप का हाथ चूम के, मगर जालिमों ने इसको भी छीन लिया। मैं तो इंतजार करती हूँ अभी भी आएगा कभी। ये वो दुख है जो सारी जिंदगी साथ साथ चलेगा। ये कहिएगा कि इस डिसीजन के बाद ये जो फैसला सुनाया गया है अदालत की तरफ से, इसमें एक और चीज़ कि फैक्ट्री मालिकान से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उसकी फैक्ट्री में ये वाकया पेश आया था, ये सानहा पेश आया था। तो क्या फैक्ट्री मालिकान की तरफ से कोई कंपनसेशन दी गई आप लोगों को, जो मुतासरीन हैं, जो लवाहिकीन हैं? कुछ भी नहीं दिया गया उनके पास से हमें, ना वो अफसोस के लिए भी ले आए। कम से कम अफसोस के लिए आए थे। इतनी माओ के बच्चे गए, बाप गए, सब गए, मगर वो अफसोस के लिए भी नहीं आया हम लोगों के पास। शाइस्ता बीबी, आपको मालूम है जो ये फैसला आया है इसमें 2 मुल्जिमों को, जहाँ पर मुजरिमों को सजाए मौत दी गई है, 2 को उम्र कैद है और चंद अभी मफरूर हैं, तो उनको भी पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे, उनको भी जरूर सजा मिलेगी। जाहिर है फैसला करे, सबको ही पकड़े ना, बिल्कुल, एक को नहीं छोड़े, उन्होंने सबको लिया है ना, सबको आग लगा के जलाया। बिल्कुल पकड़ेंगे। इसके साथ साथ फैसले में वो भी सबको पकड़े। शाइस्ता बीबी, इसके साथ फैसले में जहां पर सजाएं दी गई हैं, दियत का भी जिक्र किया गया कि दियत भी अदा की जाए मुतासरा खानदान को। इस बारे में मालूम है आपको? नहीं, इस बारे में नहीं पता मुझे क्या है। हम तो ये कह रहे सजा कानून ना दे, हम माओ के हाथ में दे, हम माँ देंगे। माँ के लाल गए, बहनों के भाई गए और बीवियों के शोर गए,
उनको सजा यही दी जाए कंपनी के पास, ताकि उनको भी पता चले अजियत क्या होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनको भी पता लगे कि अजियत क्या होती है। कई माओं की गोदें उजड़ गईं, कई सुहागनों के सुहाग चले गए इस दुनिया से। और आप फैक्ट्री मालिक की बेहिस्सी देखिए अबूजर, कि वो अफसोस करने 8 सालों में एक दफा भी इन फैमिली से, हाँ, इन फैमिली से मिलना भी गवारा नहीं किया। चले गए दुबई, जहां मर्जी चले जाएं। क्या आपका ज़मीर आपको इजाज़त देगा कि आपकी फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप उनके ख़ानदानों को पूछ भी नहीं रहे? ये वो लोग हैं जो रोज़गार कमाते थे अपने ख़ानदान के लिए। शाइस्ता जी, ये कहिएगा कि ये जो बार बार हम ये पॉइंट रेस कर रहे हैं, क्या आप ये अपनी इल्तिजा में या अपनी डिमांड में रखती हैं कि फैक्ट्री मालिकान को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, उनसे भी पूछा जाए और उनसे भी जो लोग इस दुनिया से चले गए उनकी वजह से उनकी कंपनसेशन वो दें? जाहिर पूछा जाए उनसे भी, उन्होंने तो किया हुआ है सब कुछ। ना भत्ते तब बोलते बच्चे निकाल देते, भत्ते के ऊपर तुमने बच्चों को जलवा दिया, माँ को जलवा दिया, सबको जलवा दिया इन्होंने। पहले कंपनी खाली कर देते, तुम्हें पता था भत्ता मांग रहे, कंपनी खाली कर देते। कोई माँ नहीं तड़पती, कोई बहनें नहीं तड़पती, कोई बीवी नहीं तड़पती। बिल्कुल ठीक कहा शाइस्ता बीबी आपने, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और जो अभी इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं वो भी मिसाल बने, और इसके अलावा अगर कहीं कमी रह गई है तो उसको भी पूरा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो मजलूम होता है, जिसके साथ जुल्म होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होती है इस तरह के फ़ैसलों में, क्योंकि आप 264 ज़िंदगियाँ जो चली गई हैं, उसके साथ जो फैमिलीज़ मुतासिर हुई हैं, उनको एक तो इंसाफ फी नज़र आना चाहिए कि हमें इंसाफ मिला है। इसके अलावा ये जो दियत की रकम का जिक्र इस फैसले में किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि दियत की रकम दी भी जाए, ये ना हो कि सिर्फ ये फैसले की हद तक हो। मैं तो अभी तक इस चीज़ से आई कैन नॉट गेट ओवर विद इट कि इस पूरे डिसीजन में 8 साल कारकर्दगी में आपने फैक्ट्री मालिक को नहीं पूछा। हम वेस्टर्न कंट्रीज के जस्टिस की बात करते हैं, इंसाफ और सिस्टम की बात करते हैं। अबूजर, आप देखिए कि उन्होंने मुतासरीन को पूछना गवारा नहीं किया, कंपनसेट करना तो बहुत दूर की बात है। इस पर हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है ये असल में है क्या, क्यों हमारे प्रोसिक्यूशन के सिस्टम में लूप होल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन को या तो इंसाफ नहीं मिल पाता, या जैसे ये शाइस्ता बीबी कह रही थी कि पूरा इंसाफ नहीं मिलता। हमारे साथ मौजूद होंगे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं शाइक उस्मानी साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाइक उस्मानी साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने कल ये पूरा फैसला सुना होगा। एक तो इतने बड़े सानहे का डिसीजन आते आते 8 साल लग गए। वो क्या लूप होल्स थे, वो क्या डिलेस थे, वो तो पूरा का पूरा अब लिखा है इस पूरी केस की हिस्ट्री के अंदर। लेकिन क्या वजह हुई कि मुतासरीन, अभी हम बात भी कर रहे थे, वो कहते हैं कि इंसाफ पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। क्यों हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम इतना वीक है? देखिए, इसमें प्रोसिक्यूशन तो खैर इन्वॉल्व है टू एन एक्सटेंट, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस वगैरह सारी प्रोड्यूस की है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो ये फैसला जो आया है ये इनकम्प्लीट फैसला है, क्योंकि इस किस्म के केसेस में जहाँ पे कि एक साजिश हुई है, उस साजिश के तहत उस फैक्ट्री को जलाया गया है, तो उस सिलसिले में ये भी तो पता करना चाहिए था कि साजिश किसकी थी। सिर्फ 2 आदमी को फांसी दे देना, 2 आदमी को उम्र कैद कर देना, ये तो काफी है। यहाँ पे तो साजिश हुई है, तो जो साजिश जिन्होंने की है असल में तो जिम्मेदार वो लोग हैं, उनको उनके मुतालिक तो कोई खास बातचीत नहीं हुई, और ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरे ये कि ये भी नहीं देखा गया कि फैक्ट्री के मुलाजमीन, फैक्ट्री के जो मालिकान हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में किस किस्म का फायर से प्रोटेक्शन का इंतजाम रखा हुआ था। इस किस्म के केसेस होते रहते हैं फैक्ट्रीज में, हर फैक्ट्रीज में फायर अलार्म होते हैं, फायर प्रोटेक्शन का सिस्टम होता है, वो सब चीजें होती हैं जिससे काफी बचत हो सकती थी, काफी लोग बच जाते हैं इसमें। तो ये इसके जिम्मेदार तो फैक्ट्री के मुलाजिम हैं। जैसे साहब, एक चीज इसमें और पकड़ा गया, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, कॉम्पनसेशन दूसरों को दी गई, ये मेरे ख्याल में ये फैसला बिल्कुल इनकम्प्लीट है और इसके खिलाफ में जाना चाहिए।
और अपील में जा करके इससे सही तरीके से फैसला लेना चाहिए। राइट सर, आपने जैसे कहा कि फैसला इनकम्प्लीट है, इसमें आपने जिक्र किया फैक्ट्री मालिकान का। JIT गई दुबई जाकर उन्होंने पूछ लिया फैक्ट्री मालिकान से कि आप ये वाक़े के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा जी हमें बता मांगा गया था, हमने नहीं दिया, जिसके बाद फैक्ट्री जला दी गई। हमारे कानून में क्या सुकून ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हम उन मालिकान को वापस नहीं ला सके? उनसे आगे पूछते कि आपने फैक्ट्री पर क्यों नहीं ये तमाम सेफ्टी एग्जिट्स बनाए थे? अगर वाक़या हो ही गया था तो कम से कम कुछ कीमती जानें बच जाती। हमारे इस तरह से किस तरह से वो आसानी से दुबई में बैठे हैं? अभी भी दुबई में हमारी JIT टीम को जाना पड़ा, वहाँ जाके पूछ के फिर वापस आ गए, कुछ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसकी क्या वजह है? नहीं, ये इसकी वजह ये है कि उनका असर रसूख होगा, क्योंकि सूरत इस किस्म के क्रिमिनल केस में जहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ है और सरासर उनकी ये इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस है, तो उस सिलसिले में तो मेरे ख्याल में दुबई गवर्नमेंट इनसे कोऑपरेट करती है और उनको वापस भेज सकती थी। और इसमें कमी गवर्नमेंट की है कि उन्होंने क्यों नहीं जबरदस्त अच्छे तरीके से अप्रोच किया गवर्नमेंट को दुबई की और वहाँ से उनको वापस लाने की कोशिश की। बिल्कुल कसूर तो एडमिनिस्ट्रेशन का है। बिल्कुल सही। जैसे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने बिल्कुल सही एंड राइटली पॉइंट किया कि इनकम्प्लीट ये डिसीजन है, इसके ऊपर मजीद बात होनी चाहिए। और आपने ये भी कहा कि अपील में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो या तो जेर बहस नहीं आए या उनको सामने रखकर ये पूरा का पूरा फैसला जो है वो कंपाइल नहीं हुआ। इसके साथ जैसे जस्टिस साहब ने कहा कि प्रेशर होगा कोई ना कोई, और इसके अलावा प्रेशर की एक और मिसाल ये है कि 3 तफ्तीशी बदले गए हैं, 4 सेशन जज ने माजरत कर ली समाअत करने से, 6 सरकारी वकला ने धमकियों के बायस मुकदमा छोड़ दिया। तो ये हैं मामलात, ये हैं वो कमियाँ जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में 8-8 साल लग जाते हैं इस तरह के वाक़यात के लिए इंसाफ मिलते हुए। तो इस पर हमें सोचना चाहिए और मजीद जो प्रोसिक्यूशन है उसके लिए काम करना चाहिए, उसको बेहतर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 3 सूबों में आज से 8वीं क्लास तक क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और इसमें पंजाब, KPK, बलूचिस्तान है, और इसके साथ साथ सिंध में अभी तक डिसीजन नहीं हुआ और 28 सितंबर तक मौखर कर दिया गया। बिल्कुल, तो ये सिचुएशन है कोरोना के बाद के स्कूल खुलने की। तो कोरोना की इस वक्त सिचुएशन अगर बात करें पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद अब तक सिर्फ 4 अफराद इंतकाल किए हैं, जो कि नंबर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गया है, और 582 केसेस जो गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए। इसके अलावा अगर बात करें अदाद शुमार की, तो अब तक मुल्क भर में 3,06,869 लोग अब तक मुतासर हुए हैं, और अमवात हैं 6,424, जो ऑब्वियसली ग्रेजुअली कम हो रही हैं, और रिकवरी के पेशेंट्स जो है वो भी मजीद बढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला कुछ बेहतर है। लेकिन बहुत से लोग ये प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि शायद कोरोना की सेकेंड वेव खुदा ना खास्ता शुरू ना हो जाए, क्योंकि अदाद शुमार के मुताबिक तो कंट्रोल्ड सिचुएशन चल रही है। लेकिन अगर हम सिनेरियोज़ की बात करें, चूँकि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ रहे हैं, ज़िंदगी रूटीन की तरफ वापस आ रही है, और अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता ये केसेस जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। और अगर हम अब बात करें इंडिविजुअली, जिसमें मुख्तलिफ सूबों की सूरत हाल है, तो सिंध में इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स की तादाद जो है वो 1,34,243 है, जबकि 2,463 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब का अगर जिक्र करें तो कुल मरीज 98,413। आई ऑलवेज मिस दिस, मुझे हमेशा नंबर्स जो है ना वो ऐसे हो जाते हैं। 2227 लोग जो हैं वो 2227 लोग अब तक इस वायरस से मुब्तला होकर इंतकाल कर चुके हैं। बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 14,499 है और हलाकतें 145 हैं। KP में भी इस वक्त कोरोना खासा कंट्रोल हो चुका है। 37,387 अब तक मरीज और 1258 हलाकतें। आज़ाद कश्मीर में अगर बात करें 2,533 वायरस में मुब्तला हुए हैं, जबकि 69 लोग इससे इंतकाल कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि गुज़िश्ता 2 महीनों में ये अब नंबर्स खासे कम हुए हैं ग्रेजुअली। इसी की बुनियाद पर फैसले किए गए थे कि अब आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस भी खोले गए, इंस्टीट्यूट्स भी खोले गए, और फिर मामूलात ज़िंदगी वापस आए। लेकिन इसके साथ साथ SOPs की इसलिए बहुत ज़रूरी है यकीन दहानी करानी कि आप लोग करवाएँ और इम्प्लीमेंटेशन करवाना, क्योंकि अगर SOPs पर फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने इर्द गिर्द का माहौल में वो मामलात नहीं करेंगे जो SOP के मुताबिक हैं, तो फिर क्या होगा, केसेस एक बार फिर बढ़ जाएंगे।
फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन एक जो मामला सबसे ज़्यादा ज़ेरे गौर आ रहा है, जिस पर बार बार इजलास हो रहे हैं, वो स्कूल ओपनिंग का था। और कल भी एक बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शफकत महमूद साहब और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो मशीर हेल्थ हैं और मिनिस्टर एजुकेशन है, उन्होंने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अब बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएंगे, हम SOPs को फॉलो कराएंगे, हमारा जो पूरा एक पैटर्न है उसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि कोरोना से बच के एजुकेशन का सिलसिला जारी हो सारी रहे इंशाल्लाह। और अभी सिंध में स्कूल्स नहीं ओपन, लेकिन बाकी पाकिस्तान में ओपन हो चुके हैं। सिंध में भी नेक्स्ट वीक से ओपन हो जाएंगे तमाम ये जो मिडिल स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है। अब ओवरऑल सिचुएशन क्या है, पेरेंट्स कितने हद तक मुतमिन हैं और क्या पेरेंट्स की डिमांड है इस तमाम सिचुएशन को लेकर? क्या उनकी जो ख्वाहिशात थी कि किस तरह से स्कूल्स खुलें, जो करिकुलम बनाया गया है, फिर जो ऑल्टरनेट डेज को रखा गया है, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी साथ साथ चलाई जा रही हैं, इससे पेरेंट हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ज़फ़र ज़ैदी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान पेरेंट्स एसोसिएशन के, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज, और इनका भी बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वहाँ पर क्या इंतजामात हैं। प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन मलिक इब्रार हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हों। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम स्पोक्स पर्सन फॉर पाकिस्तान पेरेंट्स की तरफ जाएंगे और उसकी रीज़न ये है कि अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ लकुनाज हैं, तो उसको हम सामने ला सकें और फिर उस पर बात होके। ज़फ़र ज़ैदी साहब, सर मुतमईन है आप गवर्नमेंट के SOPs से या स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से जैसे उन SOPs को टेकअप किया जा रहा है? क्योंकि मैट्रिक तक तो पहले ही, 9th और मैट्रिक की क्लासेस तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी और आज से अब मिडिल क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। देखें, उस पर में गुजारिश ये है कि पहली बात तो कि अच्छी बात है स्कूल खुलने चाहिए। पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का एजुकेशन हाथ हुआ है जी। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि ये SOPs उन्होंने इसको फॉलो कैसे किया। अगर इसको देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है कि छोटे बच्चों के लिए भी और टीनेजर्स के लिए भी उन्होंने SOP बनाई है, वो बड़ी अच्छी बनाई, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है प्रैक्टिकली वो चीज इम्पॉसिबल है। नॉर्मली आप ये देख रहे हैं जो वो SOP नहीं फॉलो कर रहे, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि छोटे बच्चे या टीनेजर जो उसमें मैच्योर नहीं है वो सारी चीजें ये फॉलो करेंगे। तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई गलत डिसीजन हो जाए। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत जल्दी है। इसको अगर ये 2 हफ्ते और ठहर जाते हैं और इसको ज्यादा मुनासिब था, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में देख रहे हैं कि दोबारा से वेव आ रही है, तो वो वेव खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान में भी आ सकती है। और बच्चों का मसला ये होता है कि आप 6-8 घंटे इकट्ठे बैठते हैं जी और बड़े क्लोज बैठते हैं, तो वो जो है बेशक आप मास्क पहन लें, जो भी कर लें, इतना ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, इंटरेक्शन की बात भी की आपने, और ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है इस तमाम सिचुएशन को देखना। ज़फ़र ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम मलिक इब्रार हुसैन साहब से बात करते हैं। इब्रार साहब, जैसे कि हमने इब्रार साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। ज़फ़र साहब, आप ये बताएं कि आपने ये पूछा है कि किस तरह से SOP को फॉलो करवाया जाएगा। इसके अलावा एक और इशू जो मैंने देखा गुज़िश्ता चंद दिनों में कि जो स्कूल्स हैं उनमें ऑल्टरनेट डेज साथ ऑनलाइन क्लासेस, इसमें कुछ नज़र आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। हर स्कूल जो है या हर स्कूल का इदारा जो है वो अपनी ब्रांचेस में अपने हिसाब से ही मामला चला रहा है। इस तरह से कोई आपके तक पहुंची है बात? क्या पेरेंट्स इस हवाले से कोई शिकायत कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। असल में इन्होंने किया ये कि बड़ी उजलत में ये स्कूल खोल गए। पहले ये पेरेंट्स को ऑन बोर्ड ले लेते, जो कि इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसमें हम जो पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें उनकी लिए बिल्कुल नहीं थी। तो एटलीस्ट हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और सबसे ज्यादा ऑन रिस्क हैं कि हम अपने बच्चे भेज रहे हैं। तो पता है बच्चों का इश्यू बड़ा टची होता है हर पेरेंट के लिए। हमें बिल्कुल भी इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ये फैसला बड़ी उजलत में किया गया है। इसके पीछे जाते वो एक लंबी डिबेट है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। लेकिन और दूसरी बात यह है कि मुझे कहीं रसूल तरह से पता लगा है कि स्कूल वाले या कॉलेज वाले अंडरटेकिंग ले रहे हैं पेरेंट्स से कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को अल्लाह ना करे कोरोना हो जाता है किसी बच्चे को, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी को नहीं होगी।
तो ये तो और खतरनाक। नहीं, ये तो बिल्कुल बेतुकी सी बात है ना। गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कहीं से कोरोना के पेशेंट्स निकल रहे हैं तो उस जगह को, उस इंस्टीट्यूट को, वो चाहे स्कूल है, कॉलेज है या कोई भी यूनिवर्सिटीज भी चुके ओपन हो चुकी हैं, तो उसको सील कर दिया जाएगा। इसमें अंडरटेकिंग तो मैटर नहीं करती और ना गवर्नमेंट उस चीज को कंसिडर करेगी। जफर जैदी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मलिक इब्रार हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी मलिक साहब, आप ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं और आप प्रेसिडेंट हैं उसके। जो गवर्नमेंट ने एसओपीज दिए हैं, जो डिटेल्ड एक पूरा अलामिया जारी किया गया है कि किस तरह से कोरोना के बचाव की तमाम चीज़ों को कंट्रोल रखना है, क्या आप लोगों के लिए आसान है उस पर अमल पैरा करना? जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, प्राइवेट सेक्टर के लिए कोरोना फीस जो गवर्नमेंट ने जारी की हैं उन पे इक़दामत करना मुश्किल नहीं है और हम पहले से आई थिंक सिग्नल्स का इशू आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि हम उनसे रब्ता करें और हम उनसे इस पर बात कर सकें। जफर जैदी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उन्हीं की तरफ वापस चलते हैं और पेरेंट्स के रोल के ऊपर बात कर लेते हैं। जफर जैदी साहब, आपने कहा कि पेरेंट्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और खुद ही तमाम एसओपीज को डिसाइड कर लिया गया। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट एंड पर भी आकर सोचें कि एक तो स्कूल इंतजामिया से पूछना, एजुकेशन सेक्टर के लोगों से पूछना, मतलब इतने सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाकर एक डिसीजन लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अगर ये जो डिटेल्ड एसओपीज जारी किए गए हैं, ये बड़ा थोरो प्लान सोचा गया है। ऑल्टरनेट डेज पर क्लासेस होंगी। आप कह रहे थे कि क्लासेस में बच्चों ने एक साथ ही बैठना है। हाफ क्लास को बुलाने का मकसद ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बेसिकली हमें इनकी जो एसओपीज है उसमें इतने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। केवल एक चीज आप बना तो देते हैं, बहुत से कानून भी बन जाते हैं, बहुत से रूल्स रेगुलेशन भी बन जाते हैं। असल जो आपका मरला होता है उसका, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। और आप ये देखें, अगर आप स्कूल बस में कोई जा रहे हैं, स्कूल वैन में जा रहे हैं बच्चे, तो वो कैसे 6 फुट का फासला मेंटेन रख सकते हैं? खासतौर पर छुट्टी के टाइम पे या स्कूल लगने के टाइम पे ये कैसे पॉसिबल है? इतने रश में इतनी लंबी क्यू कैसे हो सकती है कि उसमें इतना ये फासला, या जो एसओपीज इन्होंने बनाई हैं जो उनके ख्याल के मुताबिक जो है ये पॉसिबल हैं, हमारे ख्याल के मुताबिक वो प्रैक्टिकल बात पॉसिबल नहीं है। चलें जो हायर के स्कूल्स है ना, वो तो चलें फिर थोड़ा बहुत 20-30% ये फॉलो कर लेंगे। जो गवर्नमेंट के स्कूल है जहाँ पे 60% बचा जाता है, उनके पास। जफर साहब, अभी तक जब से 15 तारीख से स्कूल्स खुले हुए हैं, अभी तक कोई ऐसी शिकायत आई है आपको? कोई इशू आया कहीं से आपको? क्योंकि जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट नजर आ रहा है, गवर्नमेंट को वहाँ पर कोरोना इशू आया, वो स्कूल इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए गए 5 से 6 दिन के लिए, फिर दोबारा से वो खोल देते हैं। अब आप बताएं कि आपको कोई अभी तक ऐसा मसला है, कोई पेरेंट्स ने आपसे शिकायत की है कि आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचाई जाए, या फिर अभी तक मामला अंडर कंट्रोल नजर आ रहे हैं आपको? अभी जो है ये जो इन्होंने उजलत में स्कूल खोले हैं, इसका जो इम्पैक्ट है ये 15 डेज बाद, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट 15 दिन बाद आएगा। अभी तो स्कूल खुले हुए 1 वीक ही हुआ है और अभी तो बच्चों के लिए भी खोलना है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक होना क्या चाहिए था? आपने एक तरफ कहा तालीम का हर्ज हो रहा था, अब कह रहे हैं कि उजलत में स्कूल खोले। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था? आपकी सजेशन क्या है? जी, मेरी सजेशन ये थी कि अभी ये जो ऑनलाइन हो रहा था इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए था और 2 हफ्ते तक मजीद देखना चाहिए था। उसके बाद इसको जो एसओपीज हैं पहले ये देखना चाहिए था कि एसओपीज हम इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे। ठीक है, उसके अंदर पेरेंट्स को एटलीस्ट ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी कोऑपरेट करें। देखें, हम किसी स्कूल के, किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं है, हम उनका हाथ पकड़ के उनके साथ काम करना चाहते हैं, हमारे बच्चे वहां पर पढ़ना चाहते हैं, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ठीक है जफर साहब, आपकी बात भी ठीक है और एसओपीज पर फॉलो करवाना बड़ा ज़रूरी है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो करवाए भी, और वहाँ पर नहीं हो रहे फिर उनके खिलाफ एक्शन लें, इंस्टीट्यूट के खिलाफ। आपका शुक्रिया जफर जैदी साहब। लेकिन इसके साथ ये भी एक इशू नज़र आता है कि तमाम एसोसिएशन पेरेंट्स की हों या प्राइवेट स्कूल्स की हों, वो भी इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट किस किस को ऑन बोर्ड ले, बड़ा पॉसिबल नहीं है। अबू सर, ये आप देखिए ना कि किसके पूछें, किसको राजी करें, किसको नाराज करें, ये वो मामला है। बहरहाल हम स्कूल एसोसिएशंस और कॉलेज एसोसिएशंस का मौक़िफ़ भी लेंगे कि वो किस तरह अमल दरामद करा रहे हैं इस पर। अभी हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और फटाफट से अब रनडाउन पर नजर डाल लेते हैं कि हमारी इस दफा अब टॉप स्टोरीज क्या हैं। और टॉप स्टोरीज में चूंकि हमने बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है और कोई बात नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जी आप बताने लगे थे, आप वैसे ही बताने अब वो शुरू होने लगी टॉप स्टोरीज, तो वो आपको दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान नैब के रडार पर आ गए। जब अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा नैब आमदन से ज्यादा सजात में तलब, जवाब से मुतमिन ना होने पर गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। मौलाना फजल रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना ने अपोजिशन जमातों में असम्बलियों से इस्तीफों पर इत्तफाक कर लिया, तरीक़ेकार और वक्त का तयन होना बाकी। आने लगे तो मेरे भी जहन में आया काश हम जाएं तो वहाँ पर भी ऐसे रिपोर्टर्स आए और मैं टीवी पर ऑन स्क्रीन आई एम सो हैप्पी टू हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ और आप लोग यहाँ आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नमरा अली की टीवी प्रोग्राम में आने की ख्वाहिश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमरा की ख्वाहिश आज पूरी होगी 24/9 में। जी तो ये थी हमारी टॉप स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की विद ऑल द फुटेजेस एज वेल। बट हम चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे स्कूल्स के हवाले से अबूजर कि एक बड़ा कंसर्न है, पेरेंट्स जो हैं वो मुझे लगता है कि अभी तक मुतमईन नहीं है कि जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद होगा या नहीं। एंड ऑफ कोर्स एक डर एज अ पेरेंट तो आपके दिल में होता है ना कि आपको बच्चों को भेजना चाहिए या नहीं। कह रहे हैं कि 2 वीक और इंतजार कर लेते, बेसिकली वो इंतजार वो डर है, खौफ है जो कोरोना का है कि 2 वीक और हो जाता, अगर 2 वीक के बाद भी खोलेंगे फिर भी खौफ तो रहेगा। तो इस खौफ से निकलकर आपने जिंदगी में वापस आना है और उसके बाद सिर्फ SOP को फॉलो करवाना है, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, यही एक तरीका है। मलिक इब्रार हुसैन साहब जिनसे हम पहले भी बात करने की कोशिश की, अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, जफर जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, पेरेंट्स को रिप्रेजेंट किया उन्होंने उनके एसोसिएशन को। आप बताएं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है SOPs को लेकर, फिर जो तरीकाकार बनाया गया है स्कूल्स कॉलेजेस का, अल्टरनेट डेज हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, फॉलो हो पा रहा है आपकी तंजीम से? क्या कुछ शिकायत आ रही है, कोई मसाइल हैं? जी देखिए, मैं हमेशा ये अर्ज करता चला आया हूँ कि तालीमी इदारों में SOPs को बहुत अच्छी तरह फॉलो किया जा सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। और पाकिस्तान भर में जो हमारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इन सब ने टीम्स तश्कील दी हैं, ज़िले इंतजामिया के साथ मिलकर स्कूल का विजिट हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हमारी ये टीमें मुकम्मल तौर पे मुतमईन है क्योंकि बच्चे असातिज़ा की बात मानते हैं और बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जा रहा है। बल्कि बच्चे और वालिदैन बड़ी तादाद में बहुत खुश हैं और स्कूलों में जो क्लासेस ओपन हुई हैं वहाँ पे हाजिरी 90% प्लस है, जिससे ये साबित होता है कि बच्चे बहुत खुशी से स्कूल आ रहे हैं। क्योंकि 6 महीनों से बच्चे घरों में बैठे हुए थे और घरों में बैठ के बच्चे बोर हो गए थे और बोर होने के अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान के जो सर्द मकामात हैं वहाँ पे दिसंबर से तालीमी इदारे बंद थे। अगर अब फौरी तौर पे तालीमी इदारे न खोले जाते तो उन बच्चों का तालीमी सेशन ज़ाया हो जाता। यही वजह है कि हम देखते हैं कि गैलेप सर्वे में 90% प्लस वालिदैन की ये राय सामने आई है और जनाब हमारे वफाकी वजीर जो हैं उन्होंने भी इस पे इज़हार ख्याल किया है कि वालिदैन चाहते हैं कि फौरी तौर पे तालीमी इदारे खोले जाएं और अगर हम मजीद इसको डिले करते तो यकीनन बच्चों का कीमती साल ज़ाया हो जाता। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की, लेकिन कहीं ये तासुर भी आ रहा था कि दोबारा जो स्कूल्स खुल रहे हैं बहुत से वालिदैन ने अपने बच्चों को 1 साल के लिए गैप दिलवा लिया है, वो चाहे स्कूल से ड्रॉप आउट के सिलसिले में हो या ब्रेक के सिलसिले में हो। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको डिफरेंट प्राइवेट स्कूल से, या स्कूल स्विच करना चाह रहे होंगे पेरेंट्स क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जो लॉकडाउन के दिनों में जो मंथ्स गुजरे हैं उसकी वो फीस अदा करें, या नहीं कर सकते होंगे जिसकी वजह से बच्चे ड्रॉप आउट कर गए? ऐसा कोई फैक्ट एंड फिगर डाटा है आपके पास? देखें, ये मार्च से जब इशू शुरू हुआ और 13-14 मार्च से ऐलान हुआ कि तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान में लॉकडाउन सबसे पहले तालीमी इदारों में किया गया
और सब डिपार्टमेंट खुलने के बाद तालीमी इदारे खोले गए। तो यकीनन अगर कोई इस तरह की मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता मुस्तकिल तालीमी इदारे बंद होने की वजह से 2,60,000 जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें से 40,000 के करीब तालीमी इदारे वैसे ही बंद हो चुके हैं क्योंकि वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे थे। हम ये पहले दिन से इन्हें कह रहे थे कि ये SOPs जो हैं दुनिया भर में ये SOPs फॉलो की जा रही हैं और आपने पाकिस्तान में बाजार, मार्केटें, मंडियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल जब सब कुछ खुल गया तो फिर स्कूल कॉलेजेस भी खोले जाएं और वो खोले जाएंगे SOPs के तहत, जिसको फॉलो करवाने के लिए हुकूमत और फिर प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के एसोसिएशन जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। शुक्रिया मलिक इब्रार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि इस वक्त कोशिश ये की जा रही है बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन। और असल मसला और ये वाकई हकीकत है कि जब आपने सब कुछ खोल दिया तो फिर तरीकाकार यही है SOP बनाएं, उसको फॉलो करवाएं, कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो उसको बंद करें। बिल्कुल, अब जरा आपको दिखाते हैं हम कि SOPs फॉलो हो रहे हैं या नहीं। आज ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ गई है क्योंकि 6 से अब पूरा मैट्रिक तक स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तो पहले ही खुले हैं। तो हम पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। फ़रहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से और उन्हें हम जो है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं। ऑल्सो मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है अलिशबा ने और अलिशबा के पीछे तो बाकायदा क्लास हो रही है। तो हम चलते हैं फ़रहान की तरफ। फ़रहान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आपका मास्क किधर है? जो मास्क वो खराब हो गया था, गीला हो गया था, जिसकी वजह से खराब हो गया। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बताइएगा, आज स्कूल खुल रहे हैं, गर्मी है। हाँ ठीक है, अभी सारा दिन पड़ा है, मास्क का इंतजाम कर लें। फरहान बताएं क्या सिचुएशन है इस वक्त? बिल्कुल हम बात कर रहे थे कि SOPs पर फॉलो हो रहा है या नहीं। स्कूल आज दोबारा से खुले हैं, एक और सेक्शन। अब सर मैं इस वक्त क्लास में पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ। मेरे साथ जो गवर्नमेंट शोधा APS मॉडल टाउन हाई स्कूल है उसके प्रिंसिपल भी मौजूद है और हमने एक नहीं इस 1 घंटे के अंदर 2 से 3 क्लासेस के अंदर बैठ के तमाम का तमाम जायज़ा लिया है और ख़ुद भी एक तालिब इल्म की हैसियत से एक दफ़ा फिर क्लास के अंदर इनका रोकर बैठ कर देखा है जो तालिब इल्म है वो मुकर्रर जो SOPs है उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। बेहतर जो है आता है स्कूल के अंदर क्या क्या इंतजाम किए गए, प्रिंसिपल साहब कर सकते हैं। पहले उनसे बात करेंगे। बताइएगा कि आपने मेरे साथ भी रहा हूँ, मैं भी खुद देख रहा हूँ, लेकिन आप बताइएगा नाज़रीन को। हमने अभी ये जो है अरबी की क्लास हुई है, उसके बाद आज इंग्लिश की क्लास चल रही है। ये जो पीरियड्स चल रहे हैं हमने उनको भी ऑब्जर्व किया है। बच्चे बड़े कंफर्टेबल हैं और बच्चे छोटे हैं, इसलिए हमने इनको के लंच दूसरे से शेयर नहीं करना। यहाँ पे 2 वायरस का बच्चे इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं, एक डेंगी है और एक कोरोना है। कोरोना बचाना है, डेंगी से भी बचाना है। डेंगी से वो अपने जो है वो कपड़े वो पूरे पहन के आएंगे, स्लीवलेस नहीं पहनेंगे, जुराबे पहनेंगे, ये सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए डिस्टेंसिंग है, मास्क पहना हुआ है, इस तरह हाथ सैनिटाइज करके आ रहे हैं और कोई चीज़ जो अपनी एक दूसरे से नहीं ले रहे। हम इस चीज़ को सारी चीज़ को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बल्कि ये जो फासला है क्लास के अंदर आप देख सकते हैं, फासला यहाँ पर रखा गया। मेरे अकब में टीचर और जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर तालीम दे रहे हैं, साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ और मेरे पास ये इंग्लिश की भी किताब है। फरहान अपनी किताब खुद लेकर आए, दूसरे बच्चे की बुक क्यों ली है आपने? शेयरिंग नहीं करनी है ये सब्जेक्ट। देखिए शेयर भी तो करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा SOP है कि शेयर नहीं करना। अपनी पेंसिल, अपनी तमाम बुक्स और अपना ही लंच बॉक्स आपने किसी से शेयर नहीं करना और आपने ये बताना है जब वहाँ पर आप मौजूद हैं। अभी आपसे दोबारा भी बात करते हैं। एक मिनट प्रिंसिपल साहब से कहें कि आपको फाइन कर दें मेरे कहने पर। मैं बिल्कुल मैं साइन करवा लेता, बल्कि इसके ऊपर उन्होंने सजा जुर्माने भी रखे गए बच्चों को शेयर नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास किताब नहीं थी, मजबूरी थी। तो हम जरूर उनको कहते डायरेक्टली कि इन्हें सजा भी दें और जुर्माना भी करें कि ये चेक करने आए हैं और इन्होंने ना मास्क पहना हुआ है। प्रिंसिपल साहब के साथ ही कह रहे, तो अगर इस सूरत में कोई बच्चे अगर शेयर करते हैं तो जुर्माना सजा होगी? नहीं, जुर्माना सजा अभी तो हम इनकी तालीम जो है ना जारी करने के लिए सारे SOP बनाए हुए हैं। हमने ये इनको डराया थे, बच्चे इनको जरा मुश्किल होता है करना। हमने कहा जी मास्क नहीं पहनेगा उसको क्लास से निकाल देंगे, बगैर मास्क हम पेंसिल है पूरे स्कूल के सामने क्लास के बाहर खड़े एम्बैरेसिंग होती है। क्लास से बाहर भी जाना और फिर सारा दिन खड़े रहेंगे, एंट्री नहीं होगी। सही है, चले आपको अभी हम कहते हैं कि क्लास से बाहर दिया जा रहा है मास्क के बगैर। अभी आप तो क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाए ना, हम मुल्तान चलते हैं अलिशबा की तरफ। डेफिनेटली बात है, मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा क्लास से।
अच्छा अलिशबा, आप बताएं, जो फरहान है वो तो शेयर भी कर रहे हैं, उनको हमने कहा जुर्माना भी उनको होना चाहिए और साथ इसके अलावा सजाएं मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। लेकिन अभी अलिशबा को शाबाश देना। अलिशबा, आपको हम देख रहे हैं आपने मास्क ही पहना हुआ है और आप बड़ी किसी के टेबल पे भी नहीं बैठी हुई, चेयर पे भी नहीं बैठी हुई, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी दे रही हैं। बताएं यहाँ पर आपने क्या देखा है? जी, मैंने मास्क इसलिए पहना हुआ है क्योंकि स्कूल इंटर होने से पहले जिस तरह सब बच्चों को मास्क मिल जाता तो मुझे भी इंटर नहीं होने दिया गया। सबसे पहले मेरे भी हाथ सैनिटाइज करवाए गए हैं, मुझे मास्क पहनाया गया। इस वक्त मैं क्लासरूम में मौजूद हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ने मुझे बाकायदा कहा है कि हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें, आप हमें कब से डिस्टर्ब करिए। हम बहुत हो गए थे 6 महीने से। इन बच्चों से भी बात करवा रही थी। कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं हमें दूर बैठना पसंद ही नहीं आ रहा है, और ये बच्चा मेरे साथ बैठा है, कहता है मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। मैंने इससे बात की है, कहता है हम दूर बैठे हैं, 6 महीने बाद सोचा था स्कूल जाएंगे, एंजॉय करेंगे, अब दोस्तों से मिल ही नहीं पा रहे, तो इससे बात कर लेते हैं। मुझे बताओ क्या कहो, कैसा लग रहा है स्कूल आके? अच्छा लग रहा है स्कूल आके, पर दोस्तों के साथ बैठे नहीं है, बुरा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। कोरोना से तो बचना है ना, फिर मिक्स फीलिंग है ना जी। अच्छा, एक और बच्चे से भी बात कर लेते हैं। मैं डेस्क पे इसके बैठी हुई थी, कब से इरिटेट हो रहा था कि मेरे डेस्क पे बैठी हुई हूँ इसके। दूसरे बच्चे से भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है, स्कूल खुल गए, अब इंशाल्लाह मगन से पढ़ाई करेंगे दिल से। अच्छा, घर में क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, बोर हो रहे थे, बस ऑनलाइन क्लासेस की थी, उनमें मज़ा नहीं आया जितना स्कूल में आया। अच्छा, पेरेंट्स के साथ कोई झगड़ा होता था, डांटते थे? वालिदैन कितना डांटते थे घर में? मम्मा पापा कितना डांटते थे? क्यों डांटते थे? क्या करते थे घर में? तंग करते थे, बोर हो जाते थे बैठे बैठे, बाहर भी नहीं जाने देते होंगे? हाँ जी, नहीं जानते, कह रहे घर के अंदर बैठो। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं इसीलिए ज़्यादा परेशान थे, और आज जो है तकरीबन 6 महीने के बाद ये स्कूल आए हैं, तो काफी बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड भी हैं, पर थोड़ा सा इनको फील हो रहा है कि यार ये दूर बैठे। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो यहाँ से जरा 3rd रो में जाएं। एक बच्चे ने बड़ा डिजाइन वाला मास्क पहना हुआ है जो मैंने आपके बैकग्राउंड में देखा है। हमें जरा उसका मास्क तो दिखाएं, क्योंकि सर्जिकल मास्क तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसने आई थिंक स्पेशल कस्टमाइज्ड डिजाइन करा है। तो जरा आप उनके पास जाएं, वो आई थिंक व्हाइट एंड पर्पल कलर का मास्क है। तो मास्क घर से जी मामा ने पहना के भेजा है जी, दूर से पहचाना जाएगा ना, ताकि हाँ स्कूल नहीं होने देते मास्क के बिना। मामा ने कहा था पहन के जी, ये मास्क इसकी मामा ने इसको पहना के भेजा है। जबरदस्ती बड़ा जबरदस्त इंतजाम है जहाँ पर आप खड़ी हैं, और ऑब्वियसली यही तरीकाकार है कि बच्चे मास्क ही पहने, और ऑब्वियसली थोड़ा सा बच्चों के दिल पर बोझ है कि यार एक दोस्त मिला है या फ्रेंड आपको नजर आया तो आप उसको मिल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ दिन है बर्दाश्त कर लें। बड़े तेज हैं, ये चोरी खेलेंगे भी, पीछे मुड़ के जो है वो बैठेंगे भी, लेकिन टीचर और इंतजामिया को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल। पेरेंट्स ने भी घर से समझाकर भेजा हुआ है। तो फरहान आपका भी शुक्रिया, और साथ साथ अलिशबा आपका भी शुक्रिया। और फरहान उम्मीद करते हैं कि आप मास्क पहनेंगे दोबारा से, अब आप, क्योंकि ड्यूटीज ये चलनी है, अभी आपने मॉनिटर करना है कहाँ पर क्या हो रहा है। फरहान को तो ऐसा लगा जैसे हम टीचर्स हैं फरहान के, और हमने उनकी क्लास ले ली। वो बेचारे अपना स्कूल का टाइम याद कर रहे थे, लेकिन गर्मी है, पसीना आ गया, खराब हो गया। चलो ठीक है, ये चीज जो है वो ज्यादा देर चलेगी नहीं, आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब आप आए स्क्रीन पर तो आप ये मास्क जरूर पहनना। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और कुछ मजीद इश्यूज हैं, कुछ स्टोरीज हैं, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, बरसगीर के अजीम बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 781 में उसकी तकरीबात का आगाज़ हो गया है। गुस्ल के बाद चादर पोशी की तकरीब की जा रही है और शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर मौजूद हैं और चादर चढ़ा रहे हैं। हज़ारों ज़ायरीन मुल्तान पहुँच गए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शाह महमूद इस वक्त दरबार पर मौजूद हैं और चादर पोशी की तकरीब की जा रही है। 781 में उर्स की ये तकरीबात हैं जिसका आगाज़ किया गया है। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर मौजूद हैं, हज़ारों ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। गुस्ल के बाद चादर पोशी की तकरीब में शरीक हैं इस वक्त शाह महमूद कुरैशी, जो कि चादर चढ़ा रहे हैं। बरसगीर के अजीम बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़िक्रिया, जिनका 781वां उर्स है और उसकी तकरीबात जारी हैं। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर मौजूद हैं और गुस्ल दिया गया इससे पहले, और उसके बाद अभी चादर चढ़ाई जा रही है। उर्स की तकरीबात 781वां उर्स
बर सग़ीर के अजीम बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह। ज़ायरीन मुल्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। बड़ी तादाद ज़ायरीन की यहाँ पर मौजूद भी है। चादर पोशी से पहले गुस्ल दिया गया और अब चादर चढ़ाने की तकरीब। शाह महमूद कुरैशी चादर चढ़ा रहे हैं। 781 उर्स है जिसकी तकरीबात का आगाज़ हुआ। बर सग़ीर के अजीम बुर्ग बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 781 उर्स की यह तकरीबात, जिसमें गुस्ल के बाद चादर पोशी की जा रही है। अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बर सग़ीर के अजीम बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 781 उर्स की तकरीबात, जिसका आज आगाज़ हुआ है। सजादा नशीं शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर मौजूद है। पहले गुस्ल दिया गया और उसके बाद चादर पोशी की तकरीब हो रही है। एक बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 781 उर्स की तकरीबात हैं, जिसका आगाज़ आज बाकायदा किया गया। सजादा नशीं शाह महमूद कुरैशी ने इसका आगाज़ किया। शाह महमूद कुरैशी जो कि सजादा नशीं हैं, आप उन्हें मुलाहिजा कर रहे हैं। बर सग़ीर के अजीम बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 781 उर्स, जिसकी तकरीबात का आज आगाज़ हो गया। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम स्टोरी मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि माली बदअनवानी पर इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, इसलिए 1 अक्टूबर को नैब ने उन्हें ऑफिस बुलाया है अपने कि आएँ और जवाब दें। और इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, लाखों कारकुनान के साथ आऊँगा। दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है। दमादम मस्त कलंदर की टर्म जो है ना वो बड़ी मजेदार लगती है मुझे एट टाइम्स, बट प्रैक्टिकल मजेदार नहीं लगता। वो इसका मतलब हमें उस्मान खान ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, ये दमादम मस्त कलंदर क्या है, क्या होने जा रहा है? 1 अक्टूबर को मौलाना साहब को तलब तो कर लिया है नैब ने। वालेकुम सलाम सीमल, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि दमादम मस्त कलंदर बड़ा अच्छा लगता है, मगर हकीकत में ये बिल्कुल बरक्स होता है। और बिलाखिर नैब पेशावर ने मौलाना फजल रहमान को 1 को पेशावर जो है तलब कर लिया, जबकि 7 माह कबल नैब पेशावर ने DC पेशावर को अहकामात जारी किए थे कि मौलाना फजल रहमान, उनके बड़े साहबजादे मौलाना असद, मौलाना अनस, मौलाना असजद और जो घर की दीगर मेंबरान हैं उनके असासे और जो तफसीलात है वो हमें जमा करवाए। बिलाखिर अब मौलाना फजल रहमान को नैब पेशावर ने तलब कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही ये बात सामने आई तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कराची में अहम मुलाकात जारी थी। और हमारे ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जब बिलावल भुट्टो से मिलने के बाद वापस गाड़ी में बैठे तो उनको उनके एक करीबी साथी ने उनको ये बात बताई कि आपको नैब पेशावर ने तलब कर लिया। तो उस वक्त इंतहाई हशाश बशाश और पुरजोश हो गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को कहा था कि हमें तहरीक के लिए इसी बात का ही इंतज़ार था। जबकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक ना उनको ना उनके घर कोई नोटिस पहुँचा है। नोटिस के बाद वो इस पर मुशावरत करेंगे क्या उन्होंने पेश होना है या नहीं। मगर वहीं पर बैठे उनके साथ ही पार्टी रहनुमाओं ने उनको ये मशवरा दिया कि आप बिल्कुल पेश हो, और जब आपने पेश होना हो तो चारों सूबों से लाखों कारकुनान के हमरा आप नैब पेशावर पेश हो ताकि उनको भी पता चले। जबकि मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जो है उनको मशवरा दिया है कि वो पेश ना हो। अलबत्ता उनका यही कहना है कि जब तक माहौल मजीद गर्म होने वाला है, अक्टूबर में तो कहते हैं शायद मौसम ठंडा या बेहतर होगा, सियासी माहौल मजीद गर्म होने जा रहा है इस सिनेरियो में।
जी बिल्कुल सीमल, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की पेशी जो है वो दीगर पेशियों से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पहले रोज़ से ही नैब को तस्लीम नहीं कर रहे और उनका कहना है कि नैब को जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा बनाया जा रहा है। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान भरपूर तरीके से आएंगे, अगर वो आए तो ये उनका कहना है। देखते हैं कि इंतजामिया इसको कैसे इस चीज़ को मैनेज करती है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अगर वहाँ पर मामला ख़राब होते हैं तो वो भी ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने बताया हमें। अच्छा अबू ज़र, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक चीज़ जो बड़ी प्रोमिनेंट है और इन 2 सालों में वाज़े तौर पर सामने आई, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत एक्टिव है। लेकिन एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह लें, किसी तरह से भी आकर बयान कर दें और किसी इदारे की साख को नुकसान पहुंचाएं या उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लगा दें। 24 न्यूज़ ने हमेशा सच का साथ दिया है, बैलेंस्ड कवरेज की है। ये वही चैनल है, जब पीटीआई के धरने चल रहे होते थे तो वन ऑफ द फेवरेट चैनल हो गया था, क्योंकि बैलेंस्ड कवरेज की गई। लेकिन आज जो है वो ऐसा है कि लोग इसको कुछ से कुछ बनाने में तुले हुए। बिल्कुल नाज़रीन, कल एक खबर थी वफाक काबीना के हवाले से जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पर आई और उसमें ये कहा गया था कि वफाक काबीना के इजलास में वज़रा आपस में लड़ पड़े हैं। ये 24 न्यूज़ ने खबर दी, जिसके बाद ये सिर्फ 24 ने दी और भी बाकी चैनल्स में भी ये खबर आई थी। लेकिन शहबाज गिल साहब लगता है कि सिर्फ 24 न्यूज़ ही देखते हैं और उन्होंने ये देखा और ये फिर ट्वीट कर दिया। एग्जैक्टली, उन्होंने देखकर कहा कि पैमरा को नोटिस लेना चाहिए क्योंकि ये खबर गलत है। लेकिन उसके बाद शेख रशीद साहब ने भी कह दिया, बहुत से चैनल्स में ये बात हुई, बहुत से चैनल्स के सहाफ़ियों ने ये बात की, ट्विटर पर भी बात की कि ऐसा गलत है। बिल्कुल, और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इस क्लिप में दिखाना चाहूँगी। अली हैदर है, समा की कर्टसी में ये हम क्लिप चला रहे हैं। उनके शो में कल शेख रशीद साहब बैठे थे और शहबाज गिल साहब सुन लीजिए कि शेख रशीद साहब सिटिंग मिनिस्टर हैं, काबीना में उनका बैठना लाजमी है और उनकी बात की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। सुनिए शेख रशीद साहब क्या कहते हैं। लाइटर नोट पर बात करते हैं, वही बात उन्होंने की। और शहबाज गिल साहब, जितने मर्जी आप पर्दे डालने की कोशिश कर लेते, हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट बड़ी ऑथेंटिक होती है, खबर पूरे वसूख के साथ दी जाती है और पूरी जिम्मेदारी भी ली जाती है। बिल्कुल, जिम्मेदारी के साथ फिर अवैस कियानी ने इसको ऑन भी किया और ट्वीट में जवाब भी दिया शहबाज गिल को कि आई एम डूइंग माई जॉब और आप भी अपना काम कीजिए और अपना जो वक्त है वो ठीक तरीके से शाम गुजारी, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये उन्होंने कहा है, अवैस ने ट्वीट किया था। अवैस बताइएगा, आपने ऑन भी किया, फिर ये पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मुख्तलिफ चैनल्स में भी खबर आई कि ये सब ने शेयर की है, सब ने ट्वीट भी किया, सब ने ये कवरेज भी की। बताइएगा क्या हुआ था और जिस पर आपने ये देखा कि ट्विटर पर शहबाज गिल ने कहा कि ये गलत खबर है। बहुत शुक्रिया। बात सिंपल सी ये है कि जो एक माह में तकरीबन कुछ 4 से 5 इस कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं जी, और इसमें हम लोग कवर करते हैं। लेकिन बहुत हैरानगी की बात आती है कि स्पेसिफिक एक मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी हम 4 दिन तारीफ करते हैं, लेकिन एक दिन अगर उनकी कोई नेगेटिव खबर आ जाती है तो वो फिर इसी तरह ही ट्वीट करवाते हैं शहबाज गिल के जरिए। और शहबाज गिल साहब जो हमारे भाई हैं, ये बेसिकली असद उमर साहब की ही सिफारिश पर काबीना में लाए गए थे और यही वजह हुई कि कल जब ये उन्होंने ट्वीट की तो उनको जब उनका फिर मुझे फ़ोन आया और उस फ़ोन में उनसे जब मेरी बात हुई कि यार आप ये क्या कर रहे हो भाई, मेरी 4 मिनिस्टरों ने मुझे बात बताई है, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, वो नदीम ने फिर बाबर साहब ने असद साहब से एक्सक्यूज किया था और उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी तो लड़ाई तो हुई थी ना, खबर गलत नहीं थी। जी बिल्कुल यही बात है, लेकिन बस वो एक मामला सिर्फ यही है कि ट्वीट करना है वो लाजमी है और आपने ये आपका जिस तरह मैंने उसमें लिखा कि यू आर डूइंग गुड जॉब, और बात ये है कि उनका एक काम है, वो स्पोक्स पर्सन है उनका। बिल्कुल, लेकिन अवैस आपके ट्वीट में जो लास्ट लाइन थी ना, वो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगी और मैं चाहूंगी कि वो आप ऑन स्क्रीन भी बोलें शहबाज गिल साहब को और हम भी सब सुने, जिस तरह आपने बोला था हैव अ गुड डे। नहीं, मैंने इवनिंग का लिखा था, शाम कल शाम जो थी तो गुड इवनिंग कहना था, लेकिन एनीवेज बड़ा अच्छा किया आपने, रिस्पॉन्ड भी किया, इसके अलावा आपका साथ दिया। जी शहबाज भाई जो है वो उनके साथ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर बीट हम करते हैं उनके साथ हमारा इंस्ट्रक्शन रहता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें उनकी बेसिकली ये जॉब का हिस्सा है, ठीक है। उन्होंने ट्वीट करनी होती है, कहा वो ठीक है गलत है, उन्होंने बस ट्वीट करनी होती है और यही सबसे अहम वजह है। और वो उनकी अपनी साख को बहुत, लेकिन अवैस ट्वीट करनी होती है, पहले कोई फैक्ट तो चेक कर लेते, फैक्ट तो चेक कर लेते कि ये क्या खबर है, कितने चैनल ने चलाई और वाकई है। सिर्फ ट्वीट करना मकसद तो नहीं है, फैक्ट भी तो होना चाहिए।
बस वो जिस तरह इस हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया और ट्विटर पर चल रही है, और यही एक वजह है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है अमली इक़दामात जो हैं, ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल ठीक। अवैस, मैं जाते जाते आपको एक छोटी सी अंदर की खबर देती चलूं कि शहबाज गिल साहब का फेवरेट चैनल है 24 न्यूज़, जो हर वक्त वो देखते रहते हैं और सिर्फ 24 न्यूज़ के ऊपर या ट्वीट करते हैं या बात करते हैं। तो आई थिंक वी शुड टेक इट पॉजिटिव कि हमारा चैनल जो है वो पार्लियामेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखा जा रहा है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमारा ये काम है और हमने थैंक यू ओएस, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, सच का साथ दिया है। और अगर सच्ची खबर होगी तो ऑब्वियसली उनको अच्छी लगती है, अगर सच्ची खबर हो लेकिन अच्छी ना लगे उनको तो फिर वो उनको झूठी लगती है। ये मसला थोड़ा शहबाज गिल साहब का एनीवेज हो जाता है, ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम इसको माइंड नहीं कर रहे, वी आर टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे। एनीवेज जी, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि आज की डेट के मुनासबत से 23 सितंबर है। आज मियाँ शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी 69th बर्थडे है, तो हमारी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और मुल्क भर में ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेलिब्रेशंस तो होंगी और उन्हें बर्थडे विश भी किया जाएगा और हम भी उन्हें ये बर्थडे विश कर चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि 1993 से वो कौमी असम्बली से मुंसलिक रहे, फिर उसके बाद सूबाई असम्बली में भी आए, वज़ीर आला भी रहे बहुत मरतबा, और उसके साथ साथ जो है शहबाज शरीफ साहब। लेकिन हमें इनकी एक्साइटमेंट का पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही बुलाया। होना आ जाए इधर आए। पहले तो मैं सवेरा, इट्स ओके, थैंक यू सो मच जी। इनकी जितनी एक्साइटमेंट है ना, ये रुक नहीं सकती थी। सो शी केम ऑन द सेट। ये पकड़ने फिर मेरी इमेज ना अच्छी आएगी। हाँ अच्छा, आप प्यारी अच्छी आएगी। आप पहले तो यहाँ बैठ जाए, मैं जरा मेरे अच्छे है ना। हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। आ जाओ निम्रा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये आपकी चेयर है, इधर कैमरा हॉट सीट है जिस पे आज आप बैठेंगे। कैमरा है वो। और अच्छा निम्रा, अभी आप जरा बैठो इधर। कैमरा आप इनको जानते होंगे, अंकल जी मेरे पे रखना। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो लाखों लोगों ने देखी, पसंद की और खूब तारीफ की, और फिर हमने इन्हें ढूंढ निकाला। हम और आप सिर्फ 42 के शो में इनका एक क्लिप जो है पहले वो बड़ा दिखा देते पसंद किया कि हुआ क्या था, वो पहले आप देखें। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? निम्रा अली। निम्रा अली, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आज मेरी कज़न हमारे घर रहने आई हुई थी, तो वो कह रही थी कि आओ कहीं आउटिंग पर चलें, तो हम आउटिंग पर जा रहे थे। सोचा था हमने कि हम जाएंगे, तो ऐसे रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब पर शो देखा, वहाँ पर एक ऐसे ही आए हुए थे रिपोर्टर्स वगैरह और पूछ रहे थे, वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह गए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हम तो ये वीडियो से आपको याद आ गया है ये स्टार कौन है और उतनी ही एक्साइटमेंट उनको आज भी है। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बहुत ठीक हूँ। मैं पहले ठीक नहीं थी, जब मैं इंटरव्यू देकर आई ना, मुझे सबने कहा निम्रा तुम्हें पता तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो रही है, सारे इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं क्या, अच्छा तो मैं क्या करूं, इंटरव्यू था मैंने दे दिया, अब लोगों के मुंह थोड़ी ना मैं पकड़ सकती हूँ। वो तो अच्छे से अच्छे, पता है टिकटॉक पर ना एक जन्नत मिर्जा आती है, टिकटॉक पर ना एक जन्नत मिर्जा आती है, वो इतनी अच्छी टिकटॉक बनाती है, जुल्कुरनैन इतनी अच्छी टिकटॉक बनाता है, सबको बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। मैंने कहा मैंने तो फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, यहाँ भी मैं ये बातें करेंगे। लोग बातें नहीं करे, तारीफ भी बड़ी कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं अंकल भाई। सॉरी। अच्छा निम्रा, मैं एक और चीज बता दूं, इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल था। शो होता है सिटी 42 पे, मॉर्निंग शो जो अना यूसुफ होस्ट करती हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर सेगमेंट किया, एक नंबर चलाया जिस पर इन्होंने कांटेक्ट किया। अच्छा निम्रा, आपको एक और बात बताती हूँ, आपने तो कांटेक्ट किया ही किया और बहुत से लोगों की कॉल्स आई और वो लड़कियां कह रही थी हम निम्रा हैं, हमें बुला लो। मैं बात बताऊं आपको, ये दुनिया में ना सिर्फ एक ही निम्रा है और वो मैं हूँ, असली वाली निम्रा। असली पता है लोग, तो अब तो मैं फेमस हो गई हूँ ना। मैं कहती थी कि ये देखो मैं इसके जैसे कपड़े पहनूंगी, मैं इसके जैसे कपड़े पहनूंगी, लेकिन अब पता है टिकटॉक पर मेरे नाम से ट्रेंड चला है। लोग जो मैंने वाली वीडियो बनाई थी उसमें टिकटॉक बना रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा खुश थी, मैं कहती हूँ ये देखो जरा, लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मेरे एक कजन है, मैं उनका खुसूसी तौर पर नाम लेना चाहूंगी, उनका नाम है शुएब भाई। हाँ सॉरी, शुएब भाई।
शुएब भाई ना मैंने ऐसे ना एक पोस्ट आई वहाँ पर ना यमुना जैदी ने ना मेरी पोस्ट लगाई हुई। हाँ अल्लाह मुझे वो इतनी पसंद है। मैंने कहा वाह निम्रा तुम बड़ी स्टार होगी, तुम्हें यमुना जैदी नहीं मिला। मैंने वो पकड़ के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी। ज्यादा पब्लिक नहीं हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज करती हूँ। वो व्हाट्सएप पर लगा दी तो शुएब भाई कहते हैं निम्रा ज्यादा आ रहा है, बस कर दो, छोड़ दो इस इंटरव्यू की। टिकटॉक भी नहीं है मतलब आप? टिकटॉक बनाती हूँ मैं, बड़ी अच्छी टिकटॉक बनाती हूँ लेकिन अपने तक ही रखती हूँ। अपने तक रखती हूँ। अच्छा आपका फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम पे कोई है? सब कुछ है। क्यों? लेकिन अपना मतलब प्राइवेट रखा हुआ है। प्राइवेट हाँ सारा कुछ प्राइवेट रखा है। मैंने कहा था हाय फेमस हो जाऊंगी, मैंने सारा कुछ पोस्ट कर दिया। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका नाम उसामा है, वो मुझे कहते हैं आपको नहीं पता ये ठीक नहीं होता, आप ना करो पोस्ट। मैंने ना उनकी बातों में आके कहा हाँ क्या जरूरत है पोस्ट करने की, मैंने पोस्ट ही नहीं की। लेकिन देखो निम्रा आपको कितना फेम मिला है, लोग अब रस्ते में जा रही बात उनको समझाएं जो लोग मुझे कहते हैं कि निम्रा ना करो, निम्रा ना समझा सकते हैं। नहीं अंकल जी आपको नहीं पता, वो लोग मेरी समझते हैं। चलो अच्छा निम्रा मेरी बात सॉरी सर अच्छी है क्यूट सी सर। आई लव दिस थिंग, आई लव हर एनर्जी, जिस तरह से वो बात करती हैं और पूरे अपने आपको नहीं पता मुझे आप ही थैंक यू, आई लव यू। सिमर मैम आपको पता है सारे बड़ा मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे दोस्त ने भी मेरा मजाक, उनको कोई चीज ही नहीं थी। पहले मैं बड़े सुकून से मजाक नहीं उड़ा रहे, लोग हैरान हो रहे थे आपसे और खुश हो रहे थे इतना। सबने मुझे कहा कि इसमें क्या क्या इसमें क्या है, सब आ सकते हैं। लेकिन जब मैंने गाना गाया पता वहाँ पे मेरी सब इंसल्ट कर रहे थे, मुझे डिग्रेड करने की कोशिश करना चाह रहे थे। लेकिन मैंने कहा ये वही लोग हैं जो बाद में लाइन में खड़े होकर क्या पता इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा मैं यही पूछने वाली थी मैं आपसे कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हो और लोगों ने आपको देख के कहा मैं आपको बताऊं सारे मुझे कहते हैं निम्रा तुम फेमस हो गई हो। मेरी ना नीचे रहती है शाइस्ता भाभी उनका नाम है। जब आप लोगों ने मुझे कहा ना कि शो पर आना है, हाय अल्लाह जी मैं पागल हो गई। हमारे घर पे ना लैपटॉप लेने आया मेरा दोस्त है, मैं उसका भी नाम मेंशन जो मुझे याद आता रहेगा ना मैं उसका नाम मेंशन कर दूंगी। तो ना फहद आया, फहद कहता है लैपटॉप दे दो मुझे काम है। मैं कहता तुम्हें पता है फहद मुझे सिटी 42 वाला ने बुलाया 24 न्यूज़ है, तू इधर ही रहेगी, तू ज्यादा बातें ना कर। मैं कहा अच्छा ठीक है, तू देखें जरा किधर मतलब नहीं जाएगी। ये लग रहा था तुमने इधर ही रहना है, तुम्हारी जिंदगी यही है। अच्छा तो अभी आप देखो ना, कर देता है। अभी आप देखो ना आप मॉर्निंग शो पे बैठे हुए हो, अब जरा देख रहा होगा ना तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी फहद देखो मैं आज कहाँ बैठी हूँ। अच्छा मुझे बताएं, घर पे भी दिखाना, इसकी मामा है उनको भी दिखाना, पापा को भी दिखाना, सबको दिखाना। अच्छा निम्रा बताएं जब आपने ये टू हैप्पी भी लाइन जो है ना वो बड़ी फेमस हुई थी, जब आपने कहा कि सिटी 42 के वो टू हैप्पी अब आप मुझे यहाँ के लिए भी कहें ना कि आप मॉर्निंग शो में आई है, वो तो आप इत्तेफाक से आई। मैंने वहाँ पे टू हैप्पी कहा था, मैं यहाँ पे मोर हैप्पी कहूंगी कि वो तो रिसेंटली हुआ था वहाँ पे मैं और वो अचानक से था। हाँ और मैं आपको बताऊँ मैं बड़ा अच्छा तैयार होके गई थी लेकिन बाद में रात हो गई थी और फिर मेरा मेकअप भी खराब हो गया। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और पता है मैं नाश्ता नहीं करके आई क्योंकि जब मैं पेपर्स में जाती हूँ ना एक दिन मैंने ना नाश्ता अभी आपने नाश्ता नहीं किया हुआ, अगर किया हो तो फिर क्या करें? आपको मेरी एनर्जी लेवल का अंदाजा नहीं है। मैं फजल भाई अच्छा एक सवाल, फजल भाई का पहले नाम ले लूं। मैं फजल भाई का नाम लेना चाहती हूँ कि फजल भाई ने मुझे कहा था निम्रा, वो मुझे बड़ी अम्मा कहते हैं, वो कहते हैं ए निम्रा हमें ना भूल जाएं। मैं कहती हूँ फजल भाई आप कैसी बातें करें नहीं भेज। अच्छा चलो अभी एक छोटा सा सवाल, का भी नाम लेना चाहती हूँ जो मुझे साथ साथ याद आ रहा है, मैं सबके नाम ले रही हूँ। मेरा नाम भी ले लो ना। नहीं मेरी बात सुने ना, वो पता है मैंने जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना उन्होंने कहा था कि निम्रा तुम कितनी बदतमीज हो, तुमने अपनी दोस्तों का नाम नहीं लिया। तो ना मैंने हमें शौकीन। अच्छा अभी हम उस पे आते हैं ना, मेरी एक सवाल का जवाब तो दे दे। मैं जब से आपका क्लिप देखा है मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तरले अल्लाह मियाँ से मिन्नतें कर करके आप पास हुई हैं, कौन सी क्लास में पास हुई हैं जरा ये तो बताएं और कितने नंबर आए हैं आपके? इसमें क्या बात है भाई, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मैं लाइक स्टूडेंट हूँ। मेरी टीचर कहती है कि निम्रा तुम लाइक हो। मैं नहीं, निम्रा ने कहा था मैं लाइक पांडी, लेकिन मैं खुद को इतना शौकिया क्यों मारूं, जो मैं हूँ मैं वो हूँ। मैं घर पे भी ऐसी हूँ, मैं बाहर भी ऐसी हूँ, मैं सबके साथ ऐसी हूँ। मुझे प्रिटेंड करना नहीं आता, पता लग गया दिखावा तो मैं मतलब आप कौन सी क्लास में? मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, अगर मैं उदास हूँ तो मैं बताती हूँ। मैं हूँ, मैंने अभी मैट्रिक क्लियर किया है 10th क्लास का। वेरी गुड, हाँ ये पहले मुबारक हो। खाना खराब हो बोर्ड वालों का, उन्होंने लॉकडाउन के मार्क्स डाल दिए, पेपर चेक हुए नहीं हुए। नंबर कितने हैं? पहले मेरे ना इंग्लिश में 60 नंबर आए थे और अब उन्होंने 28 दिए हैं। किस चक्कर में पास हो गए? हाँ जी मेरे 700 नंबर आए, 700 मार्क्स आए। खैर मेरे लिए इतना, अगर मैं नाशुक्री करूंगी ना फिर अल्लाह ताला ने कहना। अच्छा निम्रा बनना क्या चाहती हो बड़े होकर? मैं जी मैं बनना चाहती हूँ जी सिमर आप ही सोच के कह रही है सिमर मैम। आपको पता है मैं एंकर बनना चाहती हूँ। अच्छा। छोटी सी थी तब से मेरा यही ख्वाब है। बहुत स्कोप है आपका। हम ना नानों के घर जाते थे, वहाँ टूटी फूटी सड़कें होती थी। मैं कहती थी मामा जी एक बार मुझे एंकर बनने में, सबसे पहले यहाँ की आके सड़कें। नहीं वैसे किसी पार्टी की तर्जुमान भी बन सकती है क्योंकि इस तरह की जरूरी है, एंकर तो बोलने के को मौका देता है ना। पॉलिटिशियन बनने का शौक है, सियासतदान ऐसे निम्रा अली को वोट दें। मुझे तो कैमरे पे आने का शौक है। अच्छा आप एक्टिंग करने का शौक है कभी? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बहुत शौक है लेकिन ना मैं ना
सारों ने ना मेरे दिमाग में ना गंदला भर दिया है। तो मैं कहती हूँ क्यों, जब ये मेरे शुएब भाई हैं, वो मुझे रात को उन्होंने स्पेशल मेरे लिए फोन किया, वो कहते हैं तू बड़ी चबड़ चबड़ करती है, सर दर्द है, मुझे सारे सर दर्द कहते हैं, आप ये देखें। लेकिन कल शुएब भाई का मुझे पर्सनली फोन आया, निम्रा तुमने ऐसे जाके करना है, निम्रा तुमने ऐसे जाके करना है, निम्रा शुएब भाई आप ही कहना। मैंने कहा था कि कहते कि तुम कैमरे के आगे जाके ना नर्वस हो जाओगी, वो तो एक वो था, लेकिन हाँ। ये नहीं है। तो मैंने कहा था नहीं ऐसी भी बात नहीं है, मैं निम्रा अली नर्वस तो बिल्कुल खैर हाँ। मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताती हूँ, ये वो जो क्या उनका नाम है, जाज़बा आंटी, सॉरी जाज़बा मैम, वो मुझे कहती है जाज़बा आप सुन रही हैं, आपको क्या कह रही है ये जाज़बा, आपका जाज़बा का गम, जाज़बा आप सुन रही हैं, मैंने ना गलती से कह दिया जाज़बा मैम, तो ना वो मुझे कहती हैं कि मुझे पता है कि किस तरह बंदे को इजी करना होता है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ इजी हो जाती हूँ। नहीं वो तो बड़ी अच्छी बात है। जा रहे हो, वापस जा रहे हो? नहीं, मैं आपकी सीट पे बैठूँ ना। अच्छा क्यों? मुझे अंकल बनने का शौक है, तो मैं वो फील लूं ना। अच्छा, नहीं तो आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए ना मुझे कि मैं बैठ जाऊँ आपकी जगह पर। तो नहीं, मैं इतना मेरे में इतना टैलेंट है, तो आप मुझे खुद नहीं कहेंगे कि बैठो। ओह वेरी नाइस, चलो बैठो बैठो। जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। जी बिल्कुल, आप आए, आप बैठे नम्रा यहाँ पे, आप ही की कुर्सी है, आप मतलब आए ना। अच्छा जी, अब बैठते साथ ही निम्रा और तमाम जो दोस्त हैं उनको शुक्रिया अदा करिए इस चेयर पर। हाँ जी चलें, अब देखिए सामने कैमरा कीजिएगा जी। मैं पीछे हो जाऊँ फिर यहाँ से बात करते हैं साफ की। अच्छा चले, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कैमरा है आपका, अच्छा ये वाला कैमरा, ठीक है। अच्छा मेरे नाम का कैमरा भी लगा रहा है आप लोगों ने। अच्छा अब आप शुक्रिया बात सुने अंकल जी, इधर मेरी तरफ कैमरा करें ना। आपकी तरफ आपको मैं कहना, सबसे पहले मैं अपनी तमाम दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ जो इतनी बदतमीज है, मेरा इंटरव्यू देख के ये नहीं कहती शाबाश निम्रा तुमने अच्छा क्या कहती है, ये क्या है तुमने हमारा नाम ही लिया, तुम अपने दोस्तों को भूल गए, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा अगली बार इंटरव्यू पे जाऊंगी ना तो तुम्हारा नाम जरूर लूंगी, और मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि मेरा सच्ची में इंटरव्यू होगा। और मैं वहाँ मुझे लगता है वो ना मेरी जुबान मुबारक थी इसलिए हो गया, वो कबूलियत का वक्त था। ये देखो ये ऐसे ही चलता रहेगा, टाइम खत्म हो चुका है हमारे पास, इजाजत देंगे, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे।